की शुरुआत मारिया मेरीवेदर नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने पिता कर्नल जॉर्ज हर्बर्ट मेरीवेदर के अंतिम संस्कार में उनकी पूर्वदायी संरक्षक मिस हेलियोट्रॉप के साथ शामिल होती है। अपनी मृत्यु से पहले मेरीवेदर ने सब कुछ खो दिया, इसलिए मारिया को केवल मूनेकर वैली का प्राचीन इतिहास नामक पुस्तक विरासत में मिली। अपने पिता के शोक के बाद मारिया ने वह पुस्तक पढ़ी जिसमें 100 साल पहले रहने वाली एक युवती की कहानी बताई गई थी। उस महिला की त्वचा सितारों की तरह पीली थी और उसका दिल उल्कापिंड की तरह शुद्ध था। उसकी बहादुरी और अच्छाई ऐसी थी, प्रकृति उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। एक दिन चांद ने उसे चांद के मोतियों का एक असाधारण उपहार दिया और उस दिन से वह चांद राजकुमारी के रूप में जानी जाने लगी। मून प्रिंसेस डेनोयर कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसे सर रॉल्फ मेरीवेदर से प्यार हो गया था। अपनी शादी के मौके पर मून प्रिंसेस के पिता विलियम डेनोयर ने जोड़े को एक दुर्लभ काला शेर उपहार में देकर विवाह को आशीर्वाद दिया, जबकि सर रॉल्फ ने अपनी दुल्हन को एक यूनिकॉर्न दिया। खुशी से भरकर मून प्रिंसेस ने सभी को जादुई मोती का हार दिखाया और उन्हें बताया कि वे मोती किसी व्यक्ति के दिल में सच्चाई को उजागर कर सकते हैं और हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। फिर फिल्म वर्तमान में वापस आती है। अगले दिन मारिया अपने कर्मचारियों से अलग हो जाती है और अपना लंदन महल छोड़ देती है। मिस हेलियोट्रॉप उसके साथ उसके चाचा बेंजामिन मेरीवेदर के घर मूनएकर में जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसने मारिया की मां से लड़की की देखभाल करने का वादा किया था। गंतव्य की ओर जाते समय वे लगभग गुंडों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं। ऊबड़-खाबड़ देहाती सड़कों से होते हुए मूनेकर एस्टेट में प्रवेश करने के बाद वे आखिरकार मूनेकर मैनर पहुंचते हैं, जो मारिया के अलग हुए चाचा सर बेंजामिन मेरीवेदर का है। मिस हेलियोट्रॉप बेन को गुंडों के झुंड द्वारा हमला किए जाने के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी दिलचस्प कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय बेन उन्हें मनोर के अंदर ले जाता है और उन्हें अपने कुत्ते रॉल्फ से मिलवाता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह एक पल में मार सकता है। बेन फिर मिस हेलियोट्रॉप को उसके कमरे में ले जाता है और मारिया को एक टावर के शीर्ष पर उसके कमरे में ले जाता है। मारिया को शुरू में अपने केयरटेकर से दूर सोने का विचार पसंद नहीं आता है, लेकिन उसे अपना कमरा पसंद है, जिसमें अपनी खुद की चिमनी है और जिसकी छत रात के आसमान जैसी दिखती है। अगले दिन जब बेन मारिया के पास कहानी की किताब देखता है, तो वह उसे जब्त कर लेता है और मारिया के विरोध के बावजूद उसे अपनी लाइब्रेरी में रख लेता है। मारिया नाश्ते के समय बेन से भिड़ जाती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। मिस हेलियोट्रॉप छोटी छोटी बातें करके तनाव को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे बताता है कि उसे खाने के दौरान चुप्पी पसंद है। फिर वह ताना मारते हुए बताता है कि उसने सालों से किसी महिला को अपने घर में पैर नहीं रखने दिया। वह मारिया के पिता को भी कायर कहता है, क्योंकि उसने मारिया को कर्ज में छोड़ दिया था, जिससे उसे अपने पिता के सम्मान की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में जब बेन अच्छे मूड में होता है, तो वह उन्हें हवेली का दौरा कराता है और बताता है कि उन पर हमला करने वाले गुंडे डेनोयर कबीले से थे। लड़कियों को जंगल से दूर रहने की सलाह देता है। बाद में बेन और मारिया घोड़े पर सवार होकर बाजार जाते हैं। मारिया शुरू में हिचकिचाती है, लेकिन बाद में उसे अपना घोड़ा पसंद आने लगता है। उसे इतनी अच्छी तरह से अनुकूलित होते देखकर बेन उसे डेनोयर कबीले के खतरे के बावजूद लंबे समय तक अकेले बाहर रहने की अनुमति देता है। जब मारिया को पास से आती हुई एक परेशान करने वाली चीख सुनाई देती है, तो वह चुपके से जंगल में चली जाती है, जहां उसे एक घायल खरगोश लकड़ी के पिंजरे में फंसा हुआ मिलता है। वह उसे बचा लेती है, लेकिन वह फिर से डाकुओं से घिर जाती है, जिसमें रॉबिन डेनोयर नाम का एक लड़का भी शामिल है। हालांकि सर बेंजामिन का डरावना काला कुत्ता रॉल्फ मारिया की मदद के लिए आता है और रॉबिन और उसके आदमियों को खदेड़ देता है। बाद में रॉबिन अपने पिता के साथ उसी स्थान पर लौटता है, लेकिन मारिया तब तक खरगोश के साथ घर वापस आ जाती है। मारिया को अजीब-ओ-गरीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वह एक सफेद घोड़े को हवेली के चारों ओर दौड़ते हुए देखती रहती है। इसके अलावा उसके कमरे में तारे भी ऐसे चलते हैं जैसे वे असली हों। मारिया बेन से उनके बारे में पूछती है,
लेकिन किसी कारण से वह भावुक हो जाता है और चला जाता है। बेन का कुत्ता रॉल्फ मारिया को मनोर की गुप्त रसोई में ले जाता है। वहां वह मनोर के मिलनसार शेफ मार्माड्यूक से मिलती है। वह उससे अपने अजीबोगरीब दर्शन के बारे में पूछती है और मार्माड्यूक उसे अपने पिता की किताब पूरी तरह से पढ़ने की सलाह देता है। उसकी मदद से मारिया बेन की लाइब्रेरी में अपने पिता की किताब तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वह किताब पढ़ना जारी रखती है और जानती है कि जब दोनों परिवारों को मून प्रिंसेस के मोतियों के बारे में पता चला, तो वे मोतियों की शक्ति को अपने लिए दावा करने के लिए बेताब हो गए और इसके लिए लड़ पड़े। इससे मून प्रिंसेस परेशान हो गई और उसने मूनैकर वैली को श्राप दे दिया कि 5000वें चांद के उगने पर यह हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी, जब तक कि शुद्ध हृदय की आवाज न सुनी जाए, और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तब से मेरीवेदर और डुनॉयर एक दूसरे के लिए गर्व और अंधी नफरत में डूबे हुए हैं। किताब पढ़ने के बाद मारिया शेफ के पास लौटती है और वह उसे बताता है कि केवल एक सच्ची मून प्रिंसेस ही श्राप को हटा सकती है। उसे आश्चर्य होता है जब मार्माड्यूक बताता है कि वह नई मून प्रिंसेस है क्योंकि वह यूनिकॉर्न को देख सकती है। मारिया को समुद्र में मोती लौटाने होंगे और घाटी को अनंत अंधकार के अभिशाप से बचाने के लिए दो परिवारों को फिर से एकजुट करना होगा। मारिया 2 और 2 को जोड़ती है और समझती है कि अगली पूर्णिमा 5000वीं होगी। आसन्न विनाश मारिया को उसकी नींद में परेशान करता है। घबराकर और भयभीत होकर वह भाग जाती है। मेरीवेदर एस्टेट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए उसे एक गुफा मिलती है जिसमें लवड़े नाम की एक महिला रहती है जो बिल्कुल मून प्रिंसेस जैसी दिखती है। लो और देखो, लवड़े ने खुलासा किया कि वह खुद एक मून प्रिंसेस थी जिसने परिवारों को एकजुट करने और अभिशाप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। किसी कारण से जब मारिया ने अभिशाप को तोड़ने में अपने चाचा बहन की मदद मांगने का सुझाव दिया, तो लवड़े भड़क गई और उसने लड़की को उसके नाम को फिर कभी न लेने के लिए आगाह किया। यह पता चला है कि डेनॉयर्स ने मोतियों से भरा ताबूत चुरा लिया था, जबकि मेरीवेदर्स ने इसकी चाबी ले ली थी। मारिया को अचानक याद आता है कि उसने किताब की बुकमार्क में चाबी देखी थी। फिर वह लवड़े से उसे डेनॉयर्स ले जाने के लिए कहती है। मारिया को डेनॉयर्स का किला दिखाने के बाद लवड़े अचानक भाग जाता है। मारिया के पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वह खुद ही किले में घुस जाती है। हालांकि रॉबिन के पिता कोयर डेनॉयर उसे जल्दी ही पहचान लेते हैं। मारिया उसे चाबी देती है, लेकिन वह बताता है कि संदूक खाली है और मेरीवेदर पर उसे चुराने का आरोप लगाता है। रॉबिन उसे किले की अपनी जेल में बंद कर देता है, लेकिन इससे पहले मारिया उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे लात मारती है। मूनेकर में वापस आकर बेन को मारिया के गायब होने के बारे में पता चलता है। अगले दिन मारिया अपना भारी गाउन उतार देती है और गार्ड को चकमा देकर अपना पिंजरा खोल लेती है। रॉबिन और उसके आदमियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह जंगल में घुसने में कामयाब हो गई, जहां उसे आखिरकार रॉल्फ ने ढूंढ लिया और घर ले गया। मारिया खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे डांटता है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसका आदेश नहीं माना। हालांकि बेन को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है और वह उस रात बाद में उससे माफी मांगता है। अगले दिन मारिया अपने कमरे में लवड़े को देखती है। वह उसे छोड़ने के लिए उससे सी असंतुष्टि व्यक्त करती है, लेकिन लवड़े मारिया को पहली चांद राजकुमारी की पोशाक देकर इसकी भरपाई करती है। अपने चाचा की नजर से बचते हुए मारिया लवड़े को पियानो रूम में ले जाती है। जब लवड़े पियानो बजाती है, मारिया दीवार पर लगे एक दर्पण को देखती है जो उसे अतीत दिखाता है। इससे पता चलता है कि लवड़े और बेन पहले प्रेमी थे जो शादी करने के लिए सगाई कर चुके थे, लेकिन एक दिन लवड़े ने खुलासा किया कि वह डेनॉयर है। पता चलता है कि लवड़े कोयर की बेटी और रॉबिन की बहन है। इस खुलासे के बाद बेन ने लवड़े पर उसे धोखे से एक डेनॉयर से प्यार में फंसाने का आरोप लगाया और उसके साथ सगाई तोड़ दी। आहत होकर लवड़े भाग गई और मूनेकर एस्टेट के अंदर गुप्त गुफा में रहने लगी। वर्तमान में वापस मारिया लवड़े को उसके साथ सुलह करने की सलाह देती है, लेकिन वह मना कर देती है और चली जाती है। बाद में मारिया ने बेन के घर के नौकर डिगवेड को चांद राजकुमारी की एक पेंटिंग हटाते हुए देखा, जो मारिया के मनोर में रहने के बाद कहीं से प्रकट हुई थी।
मारिया मिस हेलियोट्रोप और मार्माड्यूक को पेंटिंग दिखाती है। पेंटिंग में मारिया को दिखाया गया है कि चांद राजकुमारी ने जंगल में मोती कहाँ छिपाए थे। मार्माड्यूक ने पेड़ को खोजने में रॉबिन की मदद लेने का सुझाव दिया, क्योंकि वह जंगल के हर कोने से परिचित है। मार्माड्यूक ने पेड़ को खोजने में रॉबिन की मदद लेने का सुझाव दिया, क्योंकि वह जंगल के हर कोने से परिचित है। मे उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है, लेकिन जब मार्माड्यूक उसे बेन और लवड़े की तरह ही घमंडी होने के लिए कहता है, तो वह मान जाती है। डेनॉयर एस्टेट के लिए रवाना होने से पहले मारिया बेन और लवड़े को जाली पत्र भेजती है, जिससे उन्हें मिलने के लिए राजी किया जा सके। बेन और लवड़े एक दूसरे को देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें मारिया के धोखे का पता चल जाता है, जब वे एक दूसरे से माफी मांगने की उम्मीद करते हैं। मिस हेलियोट्रॉप, मार्माड्यूक और अर्धबुद्धिमान नौकर डिग्वीड के साथ मिलकर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। इस बीच रॉबिन के पिता कूर को अपने जासूस ईगल के माध्यम से मारिया के ठिकाने के बारे में पता चलता है और वह उसे मारने की कसम खाता है। अगले दृश्य में मारिया रॉबिन को उसी घायल बालों के जाल से फुसलाती है, जिसका इस्तेमाल उसने फिल्म में पहले उसे पकड़ने के लिए किया था, और उसे एक पेड़ से उल्टा लटका देती है। रॉबिन उससे उसे छोड़ने की विनती करता है, और वह इस शर्त पर सहमत होती है कि वह उसकी मदद करेगा। अपने अभियान के दौरान लवड़े और बेन अपने रिश्ते के टूटने के लिए एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। जंगल में वापस आकर कूर के आदमी मारिया को रॉल्फ और रॉबिन से गुप्त रूप से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। मारिया उनके साथ आगे बढ़ती है और सफेद घोड़ा के दर्शन से वह पेड़ के पास पहुंच जाती है। हालांकि यह पता चलता है कि कूर मारिया का पीछा करते हुए पेड़ तक पहुंच गया है। इस बीच रॉबिन रॉल्फ की मदद से कैद से मुक्त होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुत्ते की जान चली जाती है। रॉबिन दूर से मारिया की चीख सुनता है और उसके पास दौड़ता है। कूर मारिया को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन रॉबिन हस्तक्षेप करता है और उसके साथ भाग जाता है। कूर बोजेस और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं, लेकिन मारिया और रॉबिन खोखले पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहां मारिया को मोती का हार मिलता है, जिसे चांद की राजकुमारी ने छिपाया था। कूर के आदमी जल्द ही उन्हें वहां पा लेते हैं, लेकिन वे एक गुप्त सुरंग के जरिए भागने में सफल हो जाते हैं। मोती और सफेद घोड़ा उन्हें बाहर निकलने में मदद करते हैं। कूर, बेन, मारिया और अन्य लोग चांद उगने से ठीक पहले उस चट्टान पर पहुंचते हैं जहां घाटी को शापित माना गया था। कूर मारिया से मोती छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लवड़े उसके पिता से भिड़ जाती है। इसके विपरीत दावा करने के बावजूद कूर अभी भी अपनी बेटी से प्यार करता है। लवड़े अपने पिता से अपने अभिमान छोड़ने की सलाह देती है, जबकि मारिया अपने चाचा से उनके गोमांस को कुचलने और मोतियों को समुद्र में फेंकने की विनती करती है। हालांकि जब दोनों लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो मारिया खुद ऐसा करने का फैसला करती है और मोतियों को समुद्र में फेंक देती है। हालांकि जब समुद्र इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है, तो मारिया हार को तोड़ देती है और मोतियों को समुद्र में फेंक देती है। समुद्र फिर से मोतियों को लेने से मना कर देता है और वे मारिया की पोशाक से चिपक जाते हैं। कोई विकल्प न होने पर मारिया मोतियों के साथ समुद्र में कूद जाती है। मारिया समुद्र में डूब जाती है और ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो गई है। अचानक एक बड़ी लहर चट्टान की ओर बढ़ती है और मारिया एक सफेद घोड़े की पीठ पर दिखाई देती है। पुनर्जीवित रॉल्फ भी दिखाई देता है, जो अपने असली रूप ब्लैक लायन को फिर से प्राप्त कर चुका है। बेन अपनी भतीजी को जीवित देखकर बहुत खुश होता है। वह अपने अभिमान को भी निगल जाता है और लवड़े से हर चीज के लिए माफी मांगता है, और दोनों में सुलह हो जाती है। मेरीवेदर्स और डेनॉयर्स एकजुट हो जाते हैं और अभिशाप हट जाता है। फिल्म का अंत